केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को दी मंजूरी। फैसले से 25 लाख से अधिक पेंशनरों को होगा लाभ। सरकारी खजाने पर पड़ेगा 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। गरीबों को मोदी सरकार की एक और बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब गरीबों को दिसंबर 2023 तक मिलेगी मुफ्त अनाज की सुविधा। केंद्र सरकार वहन करेगी 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। 81 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मिलेगा, गरीब लोगों को मिलेगा फायदा। किसानों को फसलों के बेहतर दाम देने की दिशा में एक और फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने 2023 के सीजन के लिए बढ़ाया नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य। पिछले सीजन के मुकाबले मिलिंग खोपरा की एमएसपी में 270 रुपए प्रति क्विंटल और बाल खोपरा में 750 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। सतर्कता बरतने और कोरोना प्रबंध के लिए पूरी तैयारी रखने की दी सलाह। टीकाकरण को गति देने के लिए नेजल वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में किया गया शामिल। कोविड नियमों का पालन नहीं करने और अड़ियल रुख दिखाने पर केंद्रीय मंत्रियों ने की कांग्रेस की आलोचना। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूछा, सरकार के उचित कदम का कांग्रेस क्यों कर रही है विरोध। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, नागरिक के तौर पर कांग्रेस नेताओं को करना चाहिए गाइडलाइन का पालन। संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को हुआ समापन। अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। सत्र के दौरान संसद ने दी 9 विधेयकों को मंजूरी। लोकसभा ने 7 और राज्यसभा ने 9 विधेयक किए पारित। लोकसभा में लगभग 97 और राज्यसभा में लगभग 103% रही उत्पादकता। उत्तरी सिक्किम स्थित जेमा में सड़क हादसे में भारतीय सेना के 16 जवानों की मृत्यु। चटन से थंगू जा रहे सेना के 3 वाहनों के काफिले में शामिल एक ट्रक एक मोड़ पर खड़ी ढलान पर फिसला। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। पीड़ित परिजनों को बधाया ढांढस। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया डैशबोर्ड का किया शुभारंभ। खेलो इंडिया योजना से जुड़ी समस्त सूचनाओं तक जनता की पहुंच बनेगी सुगम। वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाएगा खेलो इंडिया डैशबोर्ड। एक विशिष्ट वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनना है उद्देश्य। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे 25 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह फैसला 1 जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा। डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम को जारी किया था और उसे 1 जुलाई 2014 की तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। आज उसमें रिवीजन की गई है और इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलता था, उसके अलावा 1/7/2014 से 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर्सनल्स को मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 बन जाएगी। मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज संबंधी एक और अहम फैसला लिया है। इस निर्णय के बाद अब गरीबों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज की सुविधा मिलेगी। इस पर होने वाले 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च का वहन केंद्र सरकार खुद करेगी। इससे 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत
जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2023 सीजन के लिए खोपरा नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। पिछले सीजन के मुकाबले इस बार मिलिंग खोपरा की एमएसपी में 270 रुपए प्रति क्विंटल और बाल खोपरा में 750 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। 2018 के बजट में किसानों को लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी के रूप में देने का जो निर्णय लिया था, जिसकी घोषणा की थी, उसको लगातार निभाने का काम किया है। और ये एमएसपी जो है, ये कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2023 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा के लिए 10,860 रुपये प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग जाने वाली बॉल कोपरा के लिए 11,750 रुपया प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया गया है। वन रैंक वन पेंशन संबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2019 से वन रैंक वन पेंशन के तहत सशस्त्र बल पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी है। इस फैसले से 25,13,000 से अधिक पूर्व सैनिक लाभान्वित होंगे। इस देश के पूर्व सैनिकों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें 2012 में वीडियोकॉन समूह को आईसीआईसीआई बैंक से स्वीकृत ऋण में धोखाधड़ी और गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तरी सिक्किम के जेमा में एक सड़क हादसे में भारतीय सेना के 16 जवानों की मृत्यु हो गई। सेना ने बताया कि चटन से थंगू जा रहे सेना के 3 वाहनों के काफिले में शामिल एक ट्रक एक मोड़ पर स्थित खड़ी ढलान पर फिसल गया। घटना की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। हादसे में घायल हुए 4 सैनिकों को हवाई मार्ग से सुरक्षित पहुंचाया गया। इनका उपचार जारी है। इस दुर्घटना में जिन सेना कर्मियों की मृत्यु हुई है, उनमें 3 जूनियर कमीशन अधिकारी और 13 सैनिक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा, सिक्किम में हुए सड़क हादसे में भारतीय सेना के बहादुर जवानों की मृत्यु का समाचार सुनकर दुखी हूं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, सिक्किम में सड़क हादसे की वजह से हमारे बहादुर सैन्य कर्मियों की मृत्यु से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने शोक संदेश में कहा, उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों की मृत्यु से गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। चीन सहित कुछ देशों में कोरोना के मामलों में उछाल को देखते हुए भारत में अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करके स्थिति और तैयारियों की आज समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोरोना स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री की यह बैठक कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर की गई। उन्होंने इस दौरान कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है और इस संक्रमण के फिर से उभरने की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तैयारी रखनी होगी। इसमें आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी से मास्क पहनने और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नए साल और आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड-19 के लिए एक नई सलाह जारी कर सकता है। इस बीच चीन सहित कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में टीकाकरण को गति देने के लिए भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन इनकोवैक को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इंटरनेजल वैक्सीन इनकोवैक को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी। इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इसे शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ली है वे इसे एहतियाती डोज के रूप में ले सकेंगे। चीन सहित अन्य देशों में कहर बरपा रहे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों ने भारत में इसके प्रसार को लेकर सतर्क रहने को कहा है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर बहुत तेज सांस चल रही है या सांस लेते में तेज आवाज आ रही है, फीवर 104 105 से ऊपर जा रहा है, ओरल इंटेक नहीं है, यूरिन आउटपुट कम है, तो जनरल ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, ओमिक्रॉन में जो सबसे छोटे बेबीज हैं जो लेस देन 1 ईयर में, उनमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका आपने ज्यादा ध्यान रखना है। अदरवाइज कोई मेजर डिफरेंस नहीं किसी और वायरस और इस वायरस में। कोविड-19 के नए वेरिएंट से निपटने के लिए राष्ट्र स्तर पर तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है। इस कड़ी में कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर मंगलवार को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल की योजना है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद एक अस्पताल का दौरा करेंगे। राज्यों से भी मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है। ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि कोरोना चीन, कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका, ब्राजील और उसके बाद दक्षिण एशिया में आता है। उसके बाद कोरोना 20 से 35 दिन में भारत आ जाता है। कोविड से बचाव के लिए शनिवार से सभी हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो जाएगी। रैंडम सैंपलिंग के लिए यात्री से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसका खर्च खुद उठाएगा। पिछले 8 महीनों में भारत में मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है। पॉजिटिविटी सिर्फ 0.14% है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 8 राज्यों में कोई सक्रिय मामले नहीं हैं। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। कोविड-19 के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारें भी तत्परता के साथ काम कर रही हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बूस्टर डोज सेंटर का निरीक्षण किया और उन सभी को डोज देने के आदेश दिए जिन्हें बूस्टर डोज नहीं मिली है। इसी तरह दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्वास्थ्य विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर यात्री मास्क पहने नजर आए और हवाई अड्डे पर यात्रियों का कोविड टेस्ट भी किया गया। हरियाणा के सभी अस्पतालों में ड्यूटी देने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अब मास्क पहनकर ड्यूटी करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पीजीआई में मरीजों की तीमारदारों को मास्क होने पर ही एंट्री के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कर्मियों को 100% टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। नए साल के मौके पर वृंदावन मथुरा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर के लिए नई कोविड एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए जारी की गई है। इसके साथ ही राज्यों में चिकित्सीय व्यवस्थाओं को भी विस्तार दिया जा रहा है।
हम लोग के यहाँ सारे लोग ट्यून अप हैं काम करने के लिए, कोविड से सामना करने के लिए। जैसे ही कोई केस अगर आता है उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे एक मॉक ड्रिल भी रखा था। अरे यहाँ सारी चीजें चुस्त दुरुस्त हैं। हम अभी 900 पेशेंट को रिसीव करने का हिसाब से तैयार है और अपने पास टोटल 17 किलोलीटर के ऑक्सीजन कैपेसिटी का टैंकर है जो चालू है, वर्किंग कंडीशन में है। और मंडे से हम लोग स्टेम सेल बिल्डिंग में अपना ओपीडी चालू करने वाले हैं। जम्मू के एक स्कूल में भी छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के अन्य लोगों को भी मास्क पहनने को कहा गया है। गौरतलब है कि कोरोना से बचाव में मास्क सबसे कारगर हथियार है और स्वास्थ्य विभाग इसे अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की सलाह दे रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ नितेन सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कांग्रेस की सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रसार के जोखिम को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पत्र लिखे जाने के बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीतिक रंग देने में लगी हुई है। भाजपा ने कांग्रेस के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वो कोविड नियमों को लागू किए जाने का विरोध क्यों कर रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने कांग्रेस से फिर अपील की है कि यात्रा के दौरान कोविड संबंधी नियमों का पालन किया जाए। नियमों का पालन न करने पर कोविड के संक्रमण की चपेट में कोई भी आ सकता है। इस मामले में कहा जा सकता है कि जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इससे अगर बचना है तो मुस्तैद रहना होगा और कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। ये दौर ऐसा है जब जरूरत से ज्यादा भीड़ संकट को दावत दे सकती है और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पत्र लिखकर कांग्रेस से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का पालन करने और यदि ऐसा संभव ना हो पाए तो इसे रोकने की अपील की थी, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस के नेताओं ने इसे लेकर बयानबाजी भी की है। सभी लोग कांग्रेस पार्टी से ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर वो कोविड नियमों को लागू किए जाने का विरोध क्यों कर रही है। आपकी यात्रा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके साथ राहुल जी उस दिन गले में हाथ डाल के चल रहे थे। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी भी कोविड पॉजिटिव है? क्या राहुल गांधी जी ने अपना टेस्ट करवाया? क्या उनकी यात्रा में ऐसे बहुत सारे और लोग कोविड संक्रमित हैं, पॉजिटिव है? अगर हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाएगा? क्या प्रोटोकॉल से ऊपर एक परिवार है? क्या प्रोटोकॉल से ऊपर एक पार्टी है? इस बीच राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्रियों ने जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का पालन किए जाने की अपील को दोहराया है। हमने तो अभी जो उलझे हुए हैं कोविड का स्थिति, उसके बारे में गाइडलाइन जारी की है। देश के एक नागरिक के नाते उनको पालन करना है नहीं करना, कांग्रेस पार्टी अगर जिम्मेदार पार्टी है तो डिसाइड करे, यही मैं कहना चाहता हूँ। नेता का भी आप देखो, वो एक सप्ताह के लिए बंद कर रहे हैं भारत जोड़ो और विदेश जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ, हम नहीं डरते हैं किससे। आप खुद आपका पार्टी से डर रहे, आप खुद गुजरात इलेक्शंस में नहीं गए, डर गए। आप हिमाचल प्रदेश में प्रचार नहीं गए। आप पदयात्रा जिंदगी भर करो, हमारे को कुछ होता नहीं। लगातार पड़ रहे दबाव के बीच कांग्रेस नेता यात्रा को रोके जाने पर तो कोई स्पष्ट बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि वे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। We are well prepared in this journey. It is a duty of the government to give a guideline. Whatever the guideline they are proposing, we are ready to accept that guideline. कोरोना से बचने का सबसे कारगर तरीका यह है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी जैसे नियमों का पालन किया जाए। अन्य समारोहों की तरह ही राजनीतिक कार्यक्रमों और जनसभाओं के दौरान भी ये जिम्मेवारी नेताओं की बनती है कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जाए। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा मनाए जा रहे सुशासन सप्ताह के अंतर्गत सुशासन प्रथाओं पर एक कार्यशाला के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि सुशासन का मतलब अधिक दक्षता, लोगों के अनुकूल सरकार और उच्च स्तर की पारदर्शिता प्रदान करना है। कैबिनेट सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक एक नया भारत बनाने की दिशा में कदम उठाया है और ये सुशासन से ही संभव है।
Prime Minister has given a call for concerted efforts to realize the vision of India as a developed country by 2047. Needless to say, this will not be possible without good governance. But exactly what do we mean by good governance? I think that it means a lot of things: greater efficiency and speed in decision making, people-friendly government, greater transparency. So there are many aspects. I will touch upon some of these. From time to time, Prime Minister has also articulated his vision of good governance in more specific and concrete terms, like minimum government, maximum governance. बीते 8 साल में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। बात चाहे योग की हो या फिर पारंपरिक चिकित्सा की। भावनगर की सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर भारतीबेन शियाल ने कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चलाकर दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। योग डे है, हमारा योग है, हमारा आयुर्वेद है, हमारी मेडिसिन है, हमारी वैक्सीन है, ये सब दुनिया के सामने रखा है और एक चमत्कार सा हो गया था हमारे देश में। दुनिया हमारे देश के सामने देख रही थी कि ये तो वैश्विक महामारी कोरोना का सामना अभी अभी हमने किया है। तो ऐसे तो बहुत सारे डिजीज पे है, लेकिन कोरोना की बात करें तो पूरी दुनिया हमारे सामने देख रही थी कि भारत कैसे कदम उठा रहे हैं कोरोना के हराने के लिए। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन जो ड्राइव चली, वो सब दुनिया में सबसे बड़ा चली। 220 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन के डोज हमारे देश में लग चुके हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। डॉक्टर भारतीबेन शियाल ने कहा कि जहां पहले देश में 6 एम्स थे, वहीं अब 22 एम्स बन चुके हैं। साथ ही मेडिकल का पाठ्यक्रम में सीटें भी बढ़ाई गई हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पहले 6 एम्स हमारे देश में थी, आज 22 एम्स हमारे देश में हैं। 348 जो मेडिकल कॉलेज थी, आज हमारे पास 650 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है। ऐसे यूजी सीट्स है, पीजी सीट्स है, इसमें बहुत ही बढ़ोतरी। कहीं कहीं तो पीजी सीट्स में तो 105% से भी ज़्यादा पीजी सीट्स हमारे देश में अब उपलब्ध है, यानी कि हमारे बच्चे हेल्थ एजुकेशन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे देश के लिए ये है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी, मतलब 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज हमारे नागरिकों को मिल रहा है आयुष्मान भारत के तहत। और इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार, मतलब 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसमें कवर हो रहे हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने शुक्रवार को दिल्ली में 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। फेस्टिवल के कल्चरल कार्यक्रम का उद्घाटन असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने किया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के इस 10वें संस्करण में नृत्य, म्यूजिक शो, फैशन शो, ओपन माइक सेशन, इंटरैक्टिव सेशन, कला और फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व भारत की विविधता प्रदर्शित करते अनेक व्यंजन भी इस फेस्टिवल में 4 चांद लगा रहे हैं। पिछले 8-10 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी बहुत बड़ी है और आज प्रगति कर रहा है हमारा नॉर्थ। संगीत के क्षेत्र के अंदर, डांसेस के क्षेत्र के अंदर नॉर्थ ईस्ट आज सबसे आगे उभर करके आया है। देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट को जो एक अपना यशस्वी स्थान मिलना चाहिए था, आज वो मिल रहा है। आज फेस्टिवल के माध्यम से और भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानकारी मिलेंगी, कल्चर की जानकारी मिलेगी और यहाँ एमईसीबी के माध्यम से हम इंडस्ट्री क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। ये भी विचार हम लोगों तक जाने के लिए ये माध्यम है, समझता हूँ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज खेलो इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया। खेलो इंडिया डैशबोर्ड पर खेलो इंडिया से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खेलों में और अधिक पारदर्शिता लाएगा। इस मौके पर खेल मंत्री ने खेलो इंडिया की सफलता की बात करते हुए कहा कि अब किसी भी खिलाड़ी को कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। खेलो इंडिया डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म पर हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी।
खेलो इंडिया डैशबोर्ड को आज लॉन्च किया गया है, जो एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर खिलाड़ी हों, अभिभावक हों या देश का कोई भी नागरिक हो, वो खेलों से जुड़ी हुई जानकारी पा सकते हैं। 17,000 से ज़्यादा खेल मैदान देश भर के, जिनको जियो टैगिंग करके इसके ऊपर जानकारी दी गई है, कहाँ किस गेम का कौन सा सेंटर चलता है। मान लीजिए देश में हम 1000 खेलो इंडिया सेंटर बना रहे हैं, 700 की अनुमति मिल गई है। अब ये 700 सेंटर कहाँ पे जियो टैगिंग करके उस पर उपलब्ध है, किस गेम के लिए वो उपलब्ध है, साइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, टॉप्स की स्कीम कहाँ चलती है, इसी तरह से ही नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ पे, वो सारी जानकारियाँ इसके ऊपर उपलब्ध रहेंगी। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता